तो दोस्तों पिछले वीडियो में हमने महाराणा कुंभा तक बात कर ली थी। आज हम बात करते हैं उदयकरण यानी उदा के विषय में दोस्तों। और उदा एक ऐसा शासक था जिसे पितृहंता के नाम से जाना जाता है। किस लिए? क्योंकि ये अपने ही पिता जिनका नाम था महाराणा कुंभा की हत्या करता है और उसके बाद में जो है मेवाड़ का शासक बनता है। 1468 से 1473 ईस्वी तक का इसका जो काल है वो माना जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिएगा महाराणा कुंभा की हत्या करने के बाद में जब उदा जो है शासक बनता है तो ये जो बात है वो मेवाड़ के जो सरदार थे उनको पता चल जाती है। जब उन्हें ये पता चलता है कि कुंभा की हत्या उनके जो पुत्र हैं उदा के द्वारा कर दी गई है, तो ये जो मेवाड़ के सरदार हैं इनके दूसरे पुत्र जिनका नाम था रायमल उसको बुलाते हैं। तो रायमल जब यहाँ पर आता है तो रायमल को जब इसकी सूचना मिलती है कि उसके पिता की हत्या हो चुकी है, उस समय वो अपने ससुराल में था और ससुराल का स्थान था ईडर। वो ईडर से रवाना होता है और मेवाड़ पहुँचता है। तो उस समय उदा जो है वो इस बात से डर जाता है और डरने के बाद में वो देखिए उदा डरकर कुंभलगढ़ होते हुए अपने बेटों सहित मांडू के सुल्तान के पास में जाता है। कहाँ पर जाता है दोस्तों? मांडू के सुल्तान के पास में जाता है और उस सुल्तान का नाम था गयासुद्दीन। क्या नाम था दोस्तों? गयासुद्दीन था। गयासुद्दीन के पास में सहायता मांगने के लिए जाता है, लेकिन गयासुद्दीन जो है उदा की सहायता करने से मना कर देता है। तो अब जो उदा है वो गयासुद्दीन के साथ में एक ऑफर करता है कि वो अपनी बेटी की शादी उसके साथ में कर देगा और इस तरह से ये प्रक्रम चल रहा होता है। लेकिन उसी समय 1473 के अंदर जो है उसके ऊपर बिजली गिर जाती है और बिजली गिर जाने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। जिस प्रकार से एक पितृहंता शासक की जो है समाप्ति हो जाती है। ये देखिए जावर और दाड़िमपुर की लड़ाइयों में रायमल से पराजित होकर के मांडू चला जाता है। मांडू में बिजली गिरने से उदा की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कुंभा की हत्या किसने की थी? तो कुंभा की हत्या उसके ही पुत्र के द्वारा की गई थी दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों जो अगला हमारा शासक आता है वो है रायमल। रायमल अभी हमने बात भी की थी, उदा के बाद का शासक था और 1473 से 1509 का काल अपने मानते हैं। उदा की मृत्यु हो जाती है और उदा की मृत्यु होने के बाद में रायमल जो है मेवाड़ का शासक बनता है। और इस रायमल का विवाह जो होता है वो श्रृंगार देवी से होता है। अब ये श्रृंगार देवी कौन है दोस्तों? तो ये मारवाड़ के राव जोधा की पुत्री थी। राव जोधा की पुत्री थी श्रृंगार देवी। इसके साथ में इसकी मैरिज होती है और ये श्रृंगार देवी जो है गोसुंडा के अंदर प्रसिद्ध बावड़ी का निर्माण करवाती है, जिसे हम गोसुंडा की बावड़ी के नाम से जानते हैं दोस्तों। इसके अलावा रायमल ने भी राम शंकर समया संकट इस प्रकार के जलाशयों का निर्माण भी करवाया था। और ये एक ऐसा शासक था जिसने मेवाड़ में खेती को प्रोत्साहित किया था। इसने खेती को प्रोत्साहित करने का कार्य किया था दोस्तों। अब देखिएगा कहानी कुछ इस तरह से थी। हालांकि मैं उन कहानियों के विषय में बात नहीं करूंगा जो हमारे टॉपिक से संबंधित नहीं है या फिर हमारी परीक्षा में नहीं आती है। परीक्षा नज़दीक है इसलिए अपने बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू से ही चलेंगे। जो इम्पोर्टेंट बातें हैं सिर्फ उन्हीं के विषय में अपने डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिएगा मालवा में जब उदा की मृत्यु हो जाती है तो गयासुद्दीन जो है, उदा के 2 पुत्र थे, हमने अभी बात भी की थी कि उदा अपने पुत्रों के साथ में जाता है दोस्तों। तो उन पुत्रों का जो नाम था, एक का नाम था सहसमल और एक का नाम था सूरजमल। उन दोनों के साथ में मिलकर के मेवाड़ पर चढ़ाई करता है और मेवाड़ की सेना भी इसके साथ में युद्ध करती है और इन दोनों के मध्य घासा नामक स्थान पर युद्ध होता है दोस्तों। कहाँ पर युद्ध होता है? घासा नामक स्थान पर युद्ध होता है और इस युद्ध में विजयी होता है रायमल। तो एक प्रकार से रायमल की एक अच्छी विजय अपने इसको मान करके चलते हैं दोस्तों। अब इसमें देखिए रायमल के साथ में दिक्कत ये थी कि इसकी 11 रानियां थी जिसके 13 पुत्र थे और 2 पुत्रियां थी, जिसमें से एक पुत्र था पृथ्वीराज जो सबसे बड़ा था, फिर जयमल था, फिर था सांगा और फिर पृथ्वीराज आता है दोस्तों। तो इस प्रकार से देखिएगा सांगा जो है वो तीसरा बेटा था दोस्तों। तो इस प्रकार से जो है इनके बीच में एक उत्तराधिकार का युद्ध चलता है और हम जानते भी हैं कि शासक कौन बना था? सांगा बना था। एक लंबी कहानी है जिसकी डिस्कस करने की हमें आवश्यकता नहीं है दोस्तों। यहाँ सिर्फ हमें ये याद रखना है कि शासक कौन बनता है इन तीनों में से, जिसमें हमने बात की थी एक तो पृथ्वीराज था, एक जयमल था और तीसरा था सांगा।
जो पृथ्वीराज और सांगा थे वो तो सगे भाई हुआ करते थे दोस्तों। तो पृथ्वीराज बड़ा था, हिसाब से उसी को शासन मिलना था, लेकिन जो शासन मिलता है वो अंत में शासक कौन बनता है? सांगा बनता है, जिसमें उसकी एक मुख्य मदद करने वाला जो व्यक्ति था वो था करमचंद पंवार। ये नाम आपको याद रखना है। करमचंद पंवार कौन था? तो ये एक डकैत हुआ करता था और डाके डाल करके ही अपने जीवन का निर्वाह किया करता था। जब सांगा अज्ञातवास में होता है तो इस समय भी वो जो है इसकी सहायता करता है दोस्तों। कहानियां कई हैं, वहाँ हम नहीं जाएंगे, वो सांप वाली और वो कई कहानियां हैं, उसके डिस्कस अपनी नहीं करते हैं, लेकिन आपको ये याद रखना है कि इसकी सहायता करने वाला व्यक्ति कौन था? करमचंद था, जो एक प्रकार का डाकू या डकैत अपने जिसको कह करके चलते हैं दोस्तों। परमारवंशी था, ये एक डकैत था, और क्योंकि ये डाके से ही जीवन व्यतीत किया करता है, लेकिन इसकी मदद बहुत करता है। बाद में इसको सम्मानजनक स्थान भी दिया जाता है राणा सांगा के द्वारा। तो यहाँ देखिएगा, रायमल के पुत्र हम जिसकी बात करें, पृथ्वीराज, उड़ना पृथ्वीराज भी कहते हैं, जिसने तारागढ़ के किले का नाम अपनी पत्नी के नाम पे रखा था। राय सिंह था, जयमल था, संग्राम सिंह था, ये इनके पुत्र थे दोस्तों, जिनमें जो है वो क्या चला था? उत्तराधिकार का संघर्ष चलता है। और इस उत्तराधिकार के संघर्ष में विजयी होता है महाराणा सांगा, और अंत में महाराणा सांगा ही यहाँ का शासक बनता है 1509 के अंदर। महाराणा सांगा जो था रायमल और उसकी जो पत्नी थी रतन कुंवर का बेटा था। इसका जन्म हुआ था 12 अप्रैल 1482 को राणा सांगा का जन्म हुआ था, और 24 मई 1509 को जो है ये शासक बनता है दोस्तों। शासक मतलब राज्याभिषेक जो इसका हुआ था वो 1509 को हुआ था दोस्तों। अब इसके सामने कई समस्याएं थी जिस समय ये शासक बनता है, क्योंकि उसके चारों तरफ विरोधी थे। धीरे धीरे करके वो एक एक विरोधियों का दमन करता है। इसलिए अगर हम कहें कि महाराणा सांगा को किसी चीज़ के लिए जाना जाता है तो वो युद्धों के लिए ही जाना जाता है। जैसे हम महाराणा कुंभा की बात करते हैं तो महाराणा कुंभा जो है वो जाने जाते हैं कला के लिए भी और युद्ध के लिए भी, लेकिन महाराणा सांगा का जो मुख्यतः नाम आता है वो युद्धों के लिए ही जाने जाते हैं। और ऐसा हम कह सकते हैं कि महाराणा सांगा जो है वो 16वीं शताब्दी का एकमात्र ऐसा अंतिम हिंदू शासक था जिसके सेनापतित्व में राजपूत जातियों ने विदेशियों को बाहर निकालने के लिए एकत्रित हुए और युद्ध करने का कार्य किया था। और इसीलिए इन्हें हिंदू पथ के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है? राणा सांगा को हिंदू पथ के नाम से भी जाना जाता है। और ये खुद एक बहुत अच्छा सैनिक हुआ करता था दोस्तों, क्योंकि ये हमने सुना होगा कि इसका एक हाथ, पैर, आंख, ये जो सारी चीजें हैं वो युद्ध के अंदर ही गई थी, और इसके शरीर पर 80 घाव थे। कितने घाव थे दोस्तों? 80 घाव हुआ करते थे। फिर भी ये युद्ध करता रहता था, इसलिए इसे कहते हैं सैनिकों का भग्नावेश। ये कुछ एक उपनाम है जो आपको याद रखने हैं। जैसा कि हमने कहा राणा सांगा ने बहुत सारे युद्ध लड़े थे, तो हम शुरुआत भी किससे करेंगे? युद्ध से ही करते हैं कि कौन कौन से जो युद्ध हैं वो इनके द्वारा किए गए थे दोस्तों। कर्नल टोड ने इसे कहा था सैनिकों का भग्नावेश। तो सबसे पहले जो हमारा युद्ध आता है वो है खातौली का युद्ध। 1517 या 1518 ईस्वी अपने इसको मान करके चलते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, राणा सांगा के समय दिल्ली सल्तनत पर किसका शासन था? सिकंदर लोदी का शासन था दोस्तों। और सिकंदर लोदी की मृत्यु हो जाती है 22 नवंबर 1517 को। 1517 को जो है इसकी मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद में जो शासक बनता है वो शासक था इब्राहिम लोदी। कौन बना दोस्तों? इब्राहिम लोदी जो है वो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनता है, और ये एक साम्राज्यवादी शासक था, इसलिए ये मेवाड़ पर चढ़ाई करता है दोस्तों। और इसी कारण से जो इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य 1517 से 18 के मध्य जो है वो खातौली का युद्ध होता है दोस्तों। और इस खातौली के युद्ध में जो विजय हुई थी वो महाराणा सांगा की होती है, लेकिन इस युद्ध में से एक हाथ को खोना पड़ा और एक पैर भी खराब हो जाता है दोस्तों। और यही तो राणा सांगा की पहचान थी। इसके बाद में जो दूसरा युद्ध होता है वो होता है बाड़ी का युद्ध। दूसरा युद्ध कौन सा था दोस्तों? बाड़ी का युद्ध। धौलपुर नामक स्थान पर हम इसे मान के चलते हैं, इसलिए इसे धौलपुर का युद्ध भी कहा जाता है। 1519 का ये युद्ध है दोस्तों। अब होता क्या है कि इब्राहिम लोदी खातौली के युद्ध में हार गया था, तो अपने हार का बदला लेने के लिए वो फिर से आक्रमण करता है 1519 में। और इस समय वो उसका बदला लेने के लिए मियाँ माखन और मियाँ हुसैन के नेतृत्व में एक बड़ी सेना जो है राणा सांगा के विरुद्ध भेजता है, और बाड़ी
यानी धौलपुर के निकट जो है इन दोनों के मध्य युद्ध होता है और इस युद्ध में जो है वो फिर से जीत जाता है राणा सांगा। और इसका जो वर्णन किया गया है बाबरनामा के अंदर बाबर ने स्वयं किया है दोस्तों। बाबरनामा में इसका वर्णन देखने को हमें मिलता है। और इस युद्ध में जीत के बाद में सांगा जो है उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली शासक स्वीकार कर लिया जाता है। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है दोस्तों। फिर इसके बाद में जो हमारा अगला युद्ध आता है वो है गागरोन का युद्ध। ये हुआ था 1519 के अंदर। देखिएगा ये किसके विरुद्ध हुआ था, तो महमूद खिलजी द्वितीय के विरुद्ध हुआ था। इसमें महमूद खिलजी द्वितीय को पराजित कर दिया जाता है दोस्तों। अब यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि महाराणा सांगा के शासन काल में मालवा जो है उसके ऊपर नासिर शाह का शासन हुआ करता था। किसका शासन हुआ करता था दोस्तों, नासिर शाह का। 1511 में नासिर शाह की मृत्यु हो जाती है, परलोक चले जाते हैं। तो उसके बाद में उसका जो बेटा है महमूद खिलजी, कौन, महमूद खिलजी, ये जो है वो शासक बनता है दोस्तों, मालवा का शासक बनता है। और उसको शासक बनाने में मेदिनी राय का बहुत बड़ा हाथ होता है। किसका, मेदिनी राय का, जो कि चंदेल शासक है। चंदेल शासक मेदिनी राय का बहुत बड़ा हाथ हुआ करता था क्योंकि उसने मदद की थी दोस्तों। तो महमूद खिलजी मेदिनी राय के नेतृत्व में ही मालवा का शासन करता था। लेकिन होता क्या है कि वहाँ के जो अमीर थे वो गुजरात के सुल्तान की सहायता से मेदिनी राय को मालवा से भगा देते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से मेदिनी राय जो है वहाँ से निकलने के बाद में राणा सांगा के पास में जाता है मदद के लिए, और उसको मदद करना ही कारण बनता है गागरोन के युद्ध का। तो मेदिनी राय राणा सांगा से जब मदद मांगने के लिए जाता है तो मेदिनी राय को गागरोन की जागीर दे देता है, वहाँ का शासक बना देता है। महमूद खिलजी अब देखिए कोशिश करता है कि मेदिनी राय को दंड दिया जाए, और दंड देने के लिए वो गागरोन दुर्ग पर चढ़ाई कर देता है। तो 1519 के अंदर महमूद खिलजी द्वितीय पर जो है महाराणा सांगा की ओर से आक्रमण किया जाता है और महमूद खिलजी को पराजित करके बंदी बना लिया जाता है दोस्तों। बड़ी अजीब सी बात है दोस्तों कि बंदी बनाने के बाद में भी 6 महीने बाद महमूद खिलजी के एक शहजादे को जमानत के तौर पर अपने पास में रखता है और उसे मुक्त कर देता है दोस्तों। तो इस प्रकार की जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो आपको यहाँ याद रखना है कि गागरोन का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था, तो महमूद खिलजी और राणा सांगा के मध्य हुआ था। यही हमें विशेषता याद रखना है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों अगला जो युद्ध होता है वो है बयाना का युद्ध। इसको आपको अच्छे से याद रखना है। 16 फरवरी 1527 का ये युद्ध है, बयाना का युद्ध। तो देखिए हुआ क्या था, बाबर के जो सैनिक है वो पानीपत के पहले युद्ध से जब दिल्ली वापस लौट रहे थे तो रास्ते में बयाना यानी भरतपुर में राणा सांगा के सैनिक उनको देख लेते हैं और उन पर आक्रमण करते हैं। तो इसमें बाबर का जो सेनापति था मेहंदी ख्वाजा और राणा सांगा के सैनिकों के बीच में युद्ध होता है, जिसमें मुगल सैनिक जो हैं वो डर करके भाग जाते हैं दोस्तों, वहां से भाग जाते हैं। तो इस प्रकार से राणा सांगा के सैनिकों की विजय होती है और वे बयाना के दुर्ग पर भी अपना कब्जा कर लेते हैं दोस्तों। तो अब देखिएगा इसके बाद में अगला जो हमारा युद्ध होता है वो है खानवा का युद्ध, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ये जो सैनिक है वो वहाँ से डर करके भाग चुके थे दोस्तों। तो डर करके जब भागे हुए जो सैनिक थे मुगल दरबार में पहुँचते हैं, तो मुगल सैनिक जब वहाँ पहुँचे तो बाबर उनको एकत्रित करता है और उसके कार्यों की सजा देने के लिए सैनिकों को एकत्रित करता है। और उसी समय जो इनका एक ज्योतिषी है, ज्योतिषी का नाम आपको याद रखना है दोस्तों, मोहम्मद शरीफ। तो मोहम्मद शरीफ ये कहता है कि अभी आपके ग्रह जो हैं वो अनुकूल नहीं है दोस्तों, क्योंकि ग्रह सही नहीं है तो आपकी विजय नहीं होगी, इसलिए बाबर क्या होगा, इस युद्ध में हार जाएगा। और यहाँ बाबर के जो सैनिक थे उन्होंने भी सांगा के सैनिकों की ताकत को बयाना के युद्ध में देख लिया था दोस्तों। तो मुगल सैनिक जो है बाबर को ये कहते हैं कि जो राजपूत हैं वो युद्ध जीतने के लिए नहीं करते बल्कि मरने और मारने के लिए करते हैं दोस्तों। इतना उनके दिमाग में खौफ था कि वो लड़ते कहाँ हैं दोस्तों, वो तो बिल्कुल करते हैं, मारते ही हैं। और अभी हमें कुछ दिन जीना है, इसलिए हम उनसे अब दोबारा युद्ध करने के लिए नहीं जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर बाबर जो है उनको थोड़ा समझाता है, कहता है कि शायद तुम इसलिए परेशान हो कि मैं हमेशा शराब पी करके टुन रहता हूँ, तो मैं अब आगे से बिल्कुल भी शराब नहीं पीऊँगा। तो सैनिक फिर उनसे ये कहते हैं कि हे बादशाह, तुम चाहे शराब पियो चाहे नहीं पियो,
चाहे पी लो, हमें उससे क्या करना है, हम तुम्हारे साथ मरने के लिए वहां पर नहीं जाएंगे। वो तगमा कर हटाने का भी कहता है, चांदी के सिक्के देने का भी कहता है। लेकिन सैनिक फिर से कहते हैं कि बाबर तुम चाहे सोने के सिक्के दो, कोई टैक्स हटाओ, हमें जीना है, हमें मरना मंजूर नहीं है। अगर हम मर ही गए तो सिक्के फिर किस काम के आने हैं। और अंत में जो बाबर है वो इसे घोषित कर देता है जिहाद का युद्ध। कौन सा युद्ध दोस्तों? जिहाद का युद्ध घोषित करता है, यानी धर्म युद्ध बताता है। और फिर ये कहता है कि सभी कुरान को छूकर खुदा की कसम खाएंगे और ये फतेह ही करेंगे, अन्यथा जंग में अपनी जान दे देंगे। और इस प्रकार से जो है वो अगले युद्ध के लिए बाबर उनको तैयार करता है दोस्तों। तो खानवा जो है वर्तमान देखिए भरतपुर में है। 17 मार्च 1527 को ये युद्ध होता है। इस युद्ध में सांगा के नेतृत्व वाली राजपूत सेना बाबर के नेतृत्व वाली शक्तिशाली मुगल सेना से पराजित हो जाती है दोस्तों। इस युद्ध में बाबर ने अपने सैनिकों को जोश में भरने के लिए जिहाद घोषित किया था, अभी हम बात कर चुके हैं। तमगा कर भी माफ किया था। और इस युद्ध में विजय होने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि धारण की थी दोस्तों? गाजी की उपाधि धारण की थी दोस्तों। तो अब यहाँ पर जो एक बात हमें सोचनी पड़ती है कि ऐसा नहीं है कि खानवा के युद्ध में सांगा के पास में सैनिक नहीं थे। उसमें 7 तो उच्च श्रेणी के राजा थे, 9 उसके पास में राव थे और 104 सरदार थे दोस्तों। 7 राजा और 9 राव और 104 उसके पास में सरदार थे दोस्तों। लेकिन फिर भी जो है वो सांगा हार जाता है। तो हार के मुख्य अपने 3 कारण मान करके चलते हैं। नंबर 1 पहला तो जो था वो था तोपखाना। बाबर ने सबसे पहले भारत में तोपखाने का राजपूतों के विरुद्ध जो है इस युद्ध में प्रयोग किया था। और इसमें जो तोपची थे वो नाम कई बार पूछ लेता है, तो याद रख सकते हैं आप। एक तो था मुस्तफ़ा और एक था उस्ताद अली। एक युद्ध। दूसरा जो इनकी युद्ध की नीति थी बाबर की, तुलगमा पद्धति, इसके कारण भी जो है हार जाता है। इस प्रकार से जो है सैनिकों को एकत्रित किया करता है और आक्रमण करता है, तो इस सेना को चारों तरफ से घेर लिया जाता है दोस्तों। तो तुलगमा पद्धति के कारण भी हार जाता है दोस्तों। इसके अलावा देखिएगा तीसरा युद्ध जो राजपूत हारा करते थे विशेषतः धोखे की वजह से हारते थे। वीरता की कोई कमी नहीं थी दोस्तों, उनके अपने ही लोगों ने धोखा दिया, इसी कारण वो हार गए दोस्तों। तो यहाँ पर जो है राजपूत इतिहासकार जो बताते हैं कि सलहदी तंवर ये जो है वो पहले सांगा का विश्वास पात्र सेनापति हुआ करता था और एक नागौर का खानजादा जो है युद्ध के अंतिम दौर में बाबर से मिल जाते हैं और इसी कारण से जो है वो हार जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ आपको ये कुछ एक बातें थी ये याद रखनी है। इसके अलावा 1-2 चीज़ें और आप याद रख सकते हैं कि खानवा के युद्ध में जब सांगा घायल हो जाते हैं तो उसके मुकुट को जो है वो काठियावाड़ के राजा थे राज सिंह के पुत्र थे झाला अज्जा। तो झाला अज्जा जो है वो उस निशान को धारण करते हैं और सांगा को जो है अखेराज और पृथ्वीराज कछवाहा के देखरेख में युद्ध से बाहर जो है वो भेज दिया जाता है। राणा सांगा पालकी में देखिए बसवा तक जाते हैं, वहाँ पर उनको होश आता है। फिर वो फिर से युद्ध पर जाने के लिए कहते हैं। जब युद्ध का हाल पता चलता है तो बाबर को हराने की शपथ लेकर के फिर से वो युद्ध करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन जब उसके साथ ही देखते हैं कि इस बार हम अगर बाबर से युद्ध करते हैं तो हम जीत नहीं पाएंगे, सारे मारे जाएंगे, इसलिए वो कालपी नामक स्थान पर, कौन से स्थान पर? कालपी नामक स्थान पर 30 जनवरी 1528 को जो है सांगा को जहर दे देते हैं और उसी विष के कारण जो है उनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है। मांडलगढ़ के अंदर इनका अंतिम संस्कार किया गया था और मांडलगढ़ में ही इसकी छतरी भी बनी हुई है दोस्तों। ये कुछ एक बातें थी जिनको आपको और याद रखना है। तो यहाँ देखिएगा आगे हम कहें राजपूतों के विरुद्ध तोपखाने और बारूद का पहला प्रयोग खानवा के युद्ध में किया गया था। खानवा के युद्ध में सांगा के सहयोगी ये पूछा जाता है दोस्तों, ये नाम आपको याद रखने हैं। महमूद लोधी, हसन खां मेवाती, पृथ्वीराज आमेर से, कल्याणमल बीकानेर से था और मालदेव था, मेदिनी राय था, उदय सिंह था, अखेराज देवड़ा, बारमल, जलाजा, सरहदी तंवर, वीरमदेव,
ये जो सारे हैं वो इनके साथ थे दोस्तों। तो यहाँ पर से भी कई बार प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो आपको इनको भी अच्छे से याद रखना होगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए हम ये देखते हैं कि युद्ध में जब सांगा जो है वो घायल हो जाते हैं तो मैदान से बाहर किया जाता है, और उसके बाद झाला अज्जा जो है राजछत्र को धारण करते हैं, ये अपने पढ़ चुके हैं। घायल अवस्था में उन्हें बसवा दौसा ले जाया जाता है। बसवा से चंदेरी जाते समय कालपी जो कि MP में है 30 जनवरी 1528 को महान राजपूत योद्धा और राजपूत एकता के सूत्रधार राणा सांगा का देहांत हो जाता है। सांगा का अंतिम संस्कार मंडलगढ़ में किया जाता है, और यहीं पर उनकी छतरी भी जो है वो बनी हुई है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों आगे हम बात कर लेते हैं अगले शासक राणा रतन सिंह द्वितीय के विषय में। राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद में जो है राणा सांगा का पुत्र राणा रतन सिंह द्वितीय जो है वो शासक बनता है दोस्तों। अहेरिया उत्सव बूंदी में शिकार के दौरान बूंदी नरेश महाराव सूरजमल हाड़ा के साथ देखिए विवाद के अंदर उनकी मृत्यु हो जाती है। थोड़ा और इसके बारे में अपने जान लेते हैं। तो राणा रतन सिंह द्वितीय जो है वो आमेर के कछवाहा शासक, और उस कछवाहा शासक का जो नाम था पृथ्वीराज कछवाहा। पृथ्वीराज कछवाहा की जो एक पुत्री होती है उसे चोरी छिपे विवाह कर लेता है दोस्तों, और इस विवाह का पता इस पृथ्वीराज को भी नहीं था दोस्तों। और पृथ्वीराज कछवाहा जो है वो अपनी पुत्री की शादी बूंदी के हाड़ा वंशीय राजा सूरजमल के साथ में कर देता है। किसके साथ में कर देता है दोस्तों? सूरजमल के साथ में कर देता है। और इस पहले विवाह का जो जानकारी है वो सूरजमल को पता नहीं था, और राजकन्या भी शर्म के मारे जो है इस बात को बताती नहीं। अब बूंदी का जो सूरजमल था वो था राणा रतन सिंह का बहनोई, और राणा रतन सिंह को जब इस बात का पता चलता है तो इसे बड़ा दुख होता है, और वो उससे बदला लेने के लिए सोचता है, बदला लेने का निश्चय करता है दोस्तों। तो अब इसका मौका मिल भी जाता है दोस्तों। तो राणा रतन सिंह को जब मौका मिलता है तो बूंदी में अहेरिया उत्सव होता है। कौन सा दोस्तों? अहेरिया उत्सव होता है। ये बसंत आखेट के दिन होता है। तो बूंदी के राजा सूरजमल के साथ में बूंदी के राजा सूरजमल को ये आमंत्रित करता है, और मौका पाकर के दोनों के मध्य झगड़ा होता है, और इस झगड़े के अंदर जो है वो राणा रतन सिंह द्वितीय की जो है मृत्यु हो जाती है दोस्तों। तो दोस्तों इसके बाद में हम बात कर लेते हैं महाराणा विक्रमादित्य के विषय में। 1531 से 1536 तक का जो इसका समय माना जाता है। तो देखिएगा दोस्तों, मेवाड़ का राणा रतन सिंह द्वितीय जो था वो निसंतान था, निसंतान उसकी मृत्यु होती है। उसके बाद में जो उसका सौतेला भाई है विक्रमादित्य जो है वो अपनी इसकी गद्दी पर बैठता है, मेवाड़ की गद्दी पर बैठता है। तो रतन सिंह के शासनकाल में ही राणा सांगा की जो छोटी रानी थी, राणा सांगे की जो छोटी रानी थी जिसका नाम था करमवती, तो करमवती जो थी अपने पुत्र विक्रमादित्य को मेवाड़ का शासक बनाना चाहती थी, और इसीलिए वो बाबर से संपर्क भी करती है। किससे संपर्क करती है? बाबर से संपर्क करती है, और उसे कहती है कि मैं तुम्हें रणथंभौर का जो किला है वो सौंप दूंगी। तो इस प्रकार से उनकी डील होती है। बाबर मेवाड़ पर चढ़ाई करने वाला ही था, करता, लेकिन इससे पहले ही 26 दिसंबर 1530 को जो है वो बाबर की मृत्यु हो जाती है। अब देखिए, विक्रमादित्य शासक तो बना, लेकिन उसके अंदर राज्योचित कोई भी गुण नहीं था, किसी भी प्रकार से वो राजा कहलाने के योग्य नहीं था। और इसी बात का लाभ उठाता है गुजरात का सुल्तान बहादुर शाह। बहादुर शाह जब देखता है कि राजपूतों में आपस में फूट है, तो इसका लाभ उठाने के लिए वो मेवाड़ पर 1533 में आक्रमण करता है। कब करता है दोस्तों? 1533 के अंदर। विक्रमादित्य की माता कर्मावती जो है वो 1533 को रणथंभौर का दुर्ग देते हुए और काफ़ी सारा धन देते हुए इस बहादुर शाह के साथ में क्या कर लेती है? संधि कर लेती है। और कोई इलाज नहीं था, बहादुर शाह के साथ में संधि हो जाती है। बहादुर शाह वापस गुजरात लौट जाता है, और गुजरात का सुल्तान बहादुर शाह 1534 में फिर से आक्रमण करता है चित्तौड़ पर। दोबारा कब आक्रमण किया था? चित्तौड़ पर। तो कर्मावती जो है वो चित्तौड़ की रक्षा करने के लिए हुमायूं को राखी भेजती है। ये ही सबसे बड़ा फैक्ट है यहाँ का, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हुमायूं को राखी भेजती है, हुमायूं समय पर कोई सहायता नहीं दे पाता है। और कर्मावती जो है अपने दोनों बेटों विक्रमादित्य और दूसरा था उदय सिंह, इनको लेकर के ननिहाल बूंदी, इन दोनों को ननिहाल बूंदी भेज देती है। और देवलिया प्रताप के बाघ सिंह और देवलिया के बाघ सिंह को जो है वो युद्ध का नेतृत्व सौंपती है दोस्तों। और चित्तौड़ दुर्ग का अंतिम समय देख करके रानी कर्मावती जो है वो 5 मार्च 1535 को क्या करती हैं? 13,000 महिलाओं के साथ में जोहर करती है दोस्तों।
तो इस प्रकार से ये जौहर होता है और इसे जो हमें चित्तौड़ का दूसरा शाखा भी कहते हैं दोस्तों। तो ये कुछ एक बातें थी जो इसमें याद रखनी थी। इनके संरक्षक राजमाता कर्मावती थी। गुजरात सुल्तान बहादुर शाह आक्रमण करता है 1533 में। कर्मावती जो है अपने दोनों पुत्रों विक्रमादित्य और उदय सिंह को बूंदी भेज देती है। चित्तौड़ की रक्षा का भार देवलिया प्रतापगढ़ के सामंतराव बाघ सिंह को सौंपा जाता है। ये आपको याद रखना है। रानी कर्मावती मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजती है लेकिन कोई सहायता नहीं मिल पाती है। चित्तौड़ के दूसरा शाखा हुआ था मार्च 1535 में रानी कर्मावती के नेतृत्व में जौहर होता है। 8 मार्च 1535 को बहादुर शाह चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है। बनवीर जो है विक्रमादित्य की हत्या कर देता है। ये हमने काफ़ी सारा सुन रखा हुआ था क्योंकि विक्रमादित्य जो है वो रानी कर्मावती के लिए भी देखिए जाना जाएगा और साथ ही साथ वो जो है पन्नाधाय के लिए भी जाना जाता है। पन्नाधाय जो है मेवाड़ के अल्पवयस्क उत्तराधिकारी उदय सिंह कर लीजिएगा इसको की रक्षा बनवीर से अपने पुत्र चंदन की कीमत पर करती है और कीरत और बारी दंपति के संरक्षण में कुंभलगढ़ दुर्ग रक्षक आशा देवपुरा की यहाँ पर भेज देती है। तो यहाँ दोस्तों हमें क्या याद रखना है कि उदय सिंह की रक्षा किसने की थी? पन्नाधाय ने की थी। बनवीर से की थी, अपने पुत्र की चंदन की कीमत पर की थी। और इसमें सहयोग करते हैं कीरत और बारी नामक दंपति। उन्हीं के संरक्षण में जो है कुंभलगढ़ दुर्ग रक्षक आशा देवपुरा के यहाँ पर उसको भेजा जाता है जहाँ पर उसका लालन पालन होता है। बनवीर 1536 से 40 तक शासन करता है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं महाराणा उदय सिंह के विषय में। 1537 से 1572 का समय है। पिता संग्राम सिंह ये सांगा के 5वें पुत्र थे दोस्तों। जिसके बाद में माता कर्मावती है। जन्म स्थान चित्तौड़ था। उदय सिंह मेवाड़ का पहला ऐसा नरेश माना जाता है जिसने अफगान शासक शेरशाह सूरी के दीनता स्वीकार की और चित्तौड़ दुर्ग की जो चाबियां हैं वो उनको द्वारा सौंप दी गई थी दोस्तों। और अकबर के साथ संघर्ष इनका जब हुआ तो ये छापामार जो युद्ध पद्धति है उसका उपयोग करते थे और पहाड़ों का प्रयोग जो है वो किया करते थे दोस्तों। तो ये एक फैक्ट तो आपको ये याद रखना है। इसके बाद में देखो दोस्तों हम बात करते हैं इनका जो पुत्र था वो था प्रताप, ज्येष्ठ पुत्र था। जो माता इनकी थी जयवंताबाई थी। जगमाल जो है मेवाड़ का उत्तराधिकारी घोषित किया गया था माता बटियानी रानी धीरबाई के आग्रह पर। तो यहाँ देखिएगा दोस्तों जो जगमाल है महाराणा प्रताप हालांकि ज्येष्ठ पुत्र था, जयवंताबाई का था, लेकिन जो उनकी प्रिय रानी थी बटियानी रानी थी उसी के कहने पर जो है जगमाल को मेवाड़ का उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है। शक्ति सिंह जो है असंतुष्ट होकर अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है। अकबर द्वारा उदय सिंह को अधीनता में लाने के लिए भेजे गए शिष्टमंडल 2 शिष्टमंडल भेजे जाते हैं जिसमें से एक राजा बारमल आता है, एक टोडरमल और भगवान दास आता है दोस्तों। तो ये 2 थे दोस्तों। 23 अक्टूबर 1567 ये याद रखिएगा चित्तौड़ पर अकबर आक्रमण करता है। चित्तौड़ की रक्षा का भार जयमल और पत्ता पर छोड़कर उदय सिंह जो है गिरवा की पहाड़ियों में चले जाते हैं जहां से उन्होंने छापामार युद्ध पद्धति को वो लंबे समय तक जो है वो जारी रखते हैं दोस्तों। 23 अक्टूबर 1567 को चित्तौड़ दुर्ग पर जब ये घेरा डालते हैं अकबर तो फिर देखिएगा उदय सिंह जो है चित्तौड़ दुर्ग में एक आपात बैठक बुलाते हैं और इसमें यह डिसीजन लिया जाता है कि चित्तौड़ दुर्ग का कार्यभार जयमल पत्ता पर छोड़ दिया जाएगा और खुद महाराणा उदय सिंह जो है वो गोगुंदा की पहाड़ियों में जाकर उदयपुर जो नगर था उनके द्वारा ही बसाया गया था उसकी रक्षा की जाएगी दोस्तों। और इसी निर्णय के तहत जो है उदय सिंह गोगुंदा चले जाते हैं और जयमल और फत्ता जो है वहीं रह करके अकबर के आक्रमण का जवाब देते हैं दोस्तों। और जयमल और फत्ता बड़ी वीरता से लड़ते हैं दोस्तों और इसी से प्रभावित होकर के आगरा के लाल किले में इनकी गजारूढ़ मूर्तियां जो है वो लगाई गई थी दोस्तों। तो इसमें एक चीज और देख लीजिएगा दोस्तों कि जयमल पत्ता जो थे वो दोनों ही काफी वीरता के साथ में लड़ते हैं। अकबर जो है वो चित्तौड़ दुर्ग के चारों ओर घेरा डाल लेते हैं। 6 माह तक जो है लड़ाई के बाद अकबर बारूद से चित्तौड़ दुर्ग की दीवार को उड़ा देता है और रात को जयमल राठौड़ के नेतृत्व में राजपूत शासक जो है वो दीवार की मरम्मत करने लगते हैं। तो उस समय जो अकबर है वो अपनी बंदूक संग्राम उनकी बंदूक का नाम था जिससे गोली चलाता है और इसकी गोली लगने से जयमल राठौड़ जो है घायल हो जाता है दोस्तों और वह गोली जयमल राठौड़ के दोनों पैरों में लगती है। इसी कारण से राजपूत और उसी रात जो है राजपूत दूसरे दिन युद्ध करने के लिए दुर्ग के फाटक खोलने का विचार करते हैं और दिन था हमारा 24 फरवरी 1568 का दिन होता है। दुर्ग के फाटक खोल दिए जाते हैं और राजपूत अकबर के विरुद्ध आक्रमण कर देते हैं। इस आक्रमण में जयमल राठौड़ और फत्ता जो हैं
और कल्ला राठौड़ जो हैं वो सारे लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाती हैं। और इसी समय फत्ता की जो पत्नी थी फूल कमर, इस नाम को याद रखिएगा, फत्ता की पत्नी थी फूल कमर, उसके नेतृत्व में 7,000 राजपूत महिलाओं के द्वारा जोहर किया जाता है। ये जो है चित्तौड़ का तीसरा और अंतिम साका माना जाता है दोस्तों। तीसरा और अंतिम साका कौन सा था? यही था जयमल और फत्ता वाला। मोहर मगरी क्या है दोस्तों? अकबर द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण हेतु मिट्टी व रेत का टीला बनाया गया था, जिसके निर्माण हेतु अकबर ने प्रत्येक तगारी रेत के बदले 1 स्वर्ण मुद्रा की बात कही थी दोस्तों। संग्राम के विषय में अपने पढ़ चुके हैं दोस्तों। फिर वीर कल्ला राठौड़ को आपने कल्चर में भी पढ़ा होगा। घायल, हमने कहा था ना, उनके पैरों के अंदर जो है संग्राम नामक बंदूक से गोली लग जाती है, तो घायल जयमल को कंधे पर बैठा करके कल्ला राठौड़ युद्ध करता है। 4 हाथों वाला देवता इसीलिए कहा जाता है कि 2 हाथ तो देखिए जयमल के थे और 2 हाथ कल्ला के थे, तो इसलिए उसे 4 हाथों वाला देवता भी कहते हैं। तीसरा और अंतिम शाखा यही था हमारा 23 फरवरी 1568 वाला। फूल कमर फत्ता या फिर फतेह सिंह की पत्नी जो थी उसके नेतृत्व में इस्लाम की काफिरों पर विजय। अकबर ने चित्तौड़ विजय के बाद में ये कहा था दोस्तों। विजय के पश्चात चित्तौड़ दुर्ग में शरण लिए 40,000 लोगों का कत्लेआम करवाया जाता है, जिसे अकबर के जीवन का सबसे बड़ा कलंक कहा जाता है। 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में ही उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में हमारे एक वीर शासक आते हैं महाराणा प्रताप, जिनके बारे में सभी ने बड़े अच्छे से पढ़ा होगा। 1572 से 1597 का समय इनका माना जाता है। इनका जन्म हुआ था 9 मई 1540 को कटारगढ़ कुंभलगढ़ में दोस्तों। यहाँ इनकी पत्नी का नाम है अजमदे पंवार और साहित्यिक इनका नाम आता है पातल। पहाड़ी क्षेत्र में इनका प्रचलित नाम हुआ करता था कीका। प्रताप के शासक बनने तक सिरोही के राव सुल्तान और मारवाड़ के राव चंद्रसेन को छोड़कर राजपूताने के सभी शासक जो हैं मुगलों की अधीनता स्वीकार कर चुके थे। अब देखिएगा, जब प्रताप शासक बना उस समय तक कौन कौन रहा था? एक तो सिरोही का राव सुल्तान रहा था, एक चंद्रसेन रहा था और एक रहा था प्रताप। इनके अलावा सारे राजपूताने के जो शासक थे वो मुगलों की अधीनता स्वीकार कर चुके थे और मेवाड़ की दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी सीमा ही मुगल प्रभाव से मुक्त थी। सिर्फ इतना एरिया बाकी था दोस्तों। तो अकबर उस पर भी आक्रमण करना चाहता था, लेकिन सामान्यतः युद्ध नहीं करना चाहता था। तो अपनी नीति के तहत वो राणा प्रताप के साथ में दूत मंडल भेजता है। 4 दूत मंडल आते हैं दोस्तों। इन चारों के क्रम आपको अच्छे से याद रखने होंगे दोस्तों। जलाल खां, मानसिंह, भगवान दास और राजा टोडरमल। अगर याद नहीं रही तो आप इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं। जमा भाटो जैसे जलाल खां, माँ से मानसिंह, भा से भगवान दास और टो से टोडरमल। ये नाम आपको याद रखने हैं दोस्तों। हल्दी घाटी के युद्ध पे आते हैं हम, क्योंकि बीच की कहानियों की हमें परीक्षा की दृष्टि से जानना अनिवार्य नहीं है। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 को। गोपीनाथ शर्मा ये मानते हैं कि ये युद्ध 21 जून 1576 को हुआ था। जैसा एग्जाम में डेट आई उसी हिसाब से आप इसको देख लीजिएगा। युद्ध का जो नेतृत्व किया था वो कुंवर मान सिंह के द्वारा किया गया था, जो आमेर के शासक थे। आसफ खां उनका सहयोगी सेनापति हुआ करता था। मान सिंह 2 अप्रैल 1576 को अजमेर से चलता है। 2 माह तक मांडलगढ़ में रहकर युद्ध की रूपरेखा तैयार की थी। ये पॉइंट आपको याद रखना है, कहाँ रह करके? मांडलगढ़ में रह करके। इस युद्ध में हकीम खां सूरी ने प्रताप की सेना के अग्रभाग का नेतृत्व किया था। तो कौन था मुस्लिम सेनापति इनका? हकीम खां सूरी। भील जनजाति भी अपने नेता पूंजा के साथ इस युद्ध में प्रताप की ओर से लड़ती है दोस्तों। जब मुगल सेना पीछे हटने लगती है तो मेहत्तर खां नामक एक मुगल व्यक्ति था जो अफवाह फैला देता है कि बादशाह स्वयं युद्ध स्थल पर आ रहे हैं। युद्ध बड़ा जबरदस्त होता है दोस्तों। इस युद्ध में जो है अकबर की सेना यानी मुगल सेना पीछे हटने लगती है। तो एक नया जोश डालने के लिए मेहत्तर खान जो है वो ये अफवाह फैला देता है कि बादशाह स्वयं युद्ध स्थल पर आ रहे हैं। तो इससे सैनिकों में जो है वो जोश फिर से भर जाता है दोस्तों। युद्ध में राणा प्रताप जो हैं वो घायल हो जाते हैं और बीच में छोड़ करके चले जाते हैं। बलीचा में चेतक की मृत्यु हो गई, जहाँ पर उसकी छतरी भी बनी हुई है दोस्तों। प्रताप के बाद सादड़ी के जाला बिदा ने राजपूत सेना का नेतृत्व किया था, क्योंकि प्रताप के जो चिन्ह थे उसको यही धारण करते हैं, जाला बिदा। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। बिदा के मरते ही जो है ये युद्ध भी समाप्त हो जाता है और इसमें ये माना जाता है कि मुगल सेना विजयी रही। ये कुछ एक इसको मानते हैं, कुछ एक इसको अनिर्णायक भी मानते हैं। अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग मत इसका कहा है दोस्तों। युद्ध की समाप्ति के बाद में प्रताप जो है वो एक गांव पहुंचते हैं जिसका नाम था कोल्हारी।
कौन सा? कोल्यारी गांव था। इसके बाद प्रताप कुंभलगढ़ को जो है मुगलों के विरोध का केंद्र बनाते हैं। कहाँ से? कुंभलगढ़ से वो सारे मुगलों का विरोध करते हैं। इस युद्ध में बदायूंनी भी साथ था। हल्दी घाटी के युद्ध की बात करें तो बदायूंनी ने इसे गोगुंदा का युद्ध कहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। अबुल फजल ने इसे खमनोर का युद्ध कहा है। कर्नल जेम्स टोड ने जो है इसे सबसे पहले हल्दी घाटी का युद्ध कहा था दोस्तों। ये चीज़ें कुछ एक फैक्ट हैं जो आपको अच्छे से याद रखनी है, परीक्षा में पूछे जाते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद नवंबर 1576 में स्वयं अकबर जो है मेवाड़ अभियान करता है और उदयपुर को जीतता है। उसका नाम रखता है मुहम्मदाबाद। उदयपुर का नाम क्या रखा गया था दोस्तों? मुहम्मदाबाद, स्वयं अकबर के आक्रमण के बाद में। इसके बाद में दोस्तों दिवेर का युद्ध याद रखिएगा, अक्टूबर 1582 का है। इस युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा जाता है। दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन भी कहा जाता है, लंबे समय तक चलने वाला युद्ध। अकबर जो है राणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम सैनिक अभियान के अंतर्गत जगन्नाथ कछवाहा को भेजता है, ये याद रखिएगा दोस्तों। 1584 से 1585 के मध्य प्रताप ने राठौड़ लूणा चावंडिया को पराजित कर चावंड पर अधिकार कर लिया और 1585 में इसे अपनी राजधानी बनाई। यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि बाद में जो है प्रताप ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? तो चावंड को अपनी राजधानी बनाया था। कब बनाया था ये भी याद रखना है, 1885 में बनाया था। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। और अगले जो 28 वर्ष तक है मेवाड़ की राजधानी यही रहती है दोस्तों, यही से शासन होता है। 1578 में प्रताप के मंत्री थे एक भामाशाह, उसने राणा प्रताप को अपनी समस्त संपत्ति भेंट की और इसीलिए भामाशाह को जो है मेवाड़ का कर्ण भी कहा जाता है दोस्तों। 19 जनवरी 1597 को चावंड में प्रताप का देहांत हो जाता है। धनुष की प्रतिष्ठा खींच रहे थे, उस दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। प्रताप का अंतिम संस्कार जो है वो बांडोली उदयपुर में किया गया था। 8 खंभों की छतरी उनकी वहीं पर बनी हुई है। इसके बाद में उनके पुत्र आते हैं अमर सिंह प्रथम। अमर सिंह प्रथम जो है 1597 से 1620 का समय है। अमर सिंह का जो राज्याभिषेक हुआ था 19 जनवरी 1597 के। इसके समय मेवाड़ पर प्रथम मुगल अभियान अकबर के समय 1599 सलीम के नेतृत्व में हुआ था। 1615 में अमर सिंह जो है युवराज कर्ण और अन्य सरदारों की सलाह पर शहजादा खुर्रम से संधि कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि बहुत नुकसान हो रहा था। लेकिन अमर सिंह झुकना तो नहीं चाहते थे, लेकिन प्रजा की स्थिति को देखते हुए उन्हें झुकना पड़ता है और मुगल अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं। अमर सिंह के पक्ष से युवराज कर्ण सिंह और जहांगीर के पक्ष में शहजादा खुर्रम के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे दोस्तों। इन दोनों के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। इसकी कुछ शर्तें भी थी जो हमें याद करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, लेकिन ये सच है कि संधि से अमर सिंह बहुत ही आहत होता है और शेष जीवन जो है वो संन्यास के रूप में नौचौकी नामक स्थान पर ही व्यतीत करता है दोस्तों। 26 जनवरी 1620 को अमर सिंह की मृत्यु हो जाती है। अमर सिंह का जो स्मारक है वो आहड़ में बना हुआ है। कहाँ है दोस्तों? आहड़ में। इसके बाद में आते हैं महाराणा कर्ण सिंह। 1620 से 28 का समय है। इसमें जो आता है सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मित्र थे इनके और विद्रोही जो शहजादा खुर्रम थे उनको जग मंदिर के अंदर इन्होंने शरण देने का काम किया था और इनकी मित्रता अच्छी रही, इसलिए दोनों ने पगड़ियों का आदान प्रदान भी किया था। इसने कर्णविलास महल और दिलखुश महल का निर्माण भी करवाया। जगत सिंह की बात करें तो दोस्तों इसने धाय मंदिर, पिछोला जेल में जगनिवास महल, मोहन मंदिर, रूपसागर तालाब का निर्माण करवाया था। ये निर्माण के लिए जाने जाते हैं दोस्तों, क्योंकि आगे देखिएगा मुगलों की अधीनता स्वीकार हो चुकी थी, युद्ध वगैरह तो समाप्त हो चुके हैं, अब केवल बनने बनाने का कार्य जो है वो चल रहा है दोस्तों। पंचायतन शैली में जगदीश मंदिर का निर्माण करवाया गया, जिसके वास्तुकार बाणा और मुकुंद थे दोस्तों। फिर आते हैं महाराणा राज सिंह। ये थोड़ा सा एक उज्ज्वल पक्ष है। इसका उपाधि इनकी थी विजय कटकाटो, ये याद रखना है दोस्तों। किसकी उपाधि थी? 1679 में मुगल मारवाड़ संघर्ष में मारवाड़ नरेश महाराजा अजीत सिंह राठौड़ का साथ इनके द्वारा दिया गया था दोस्तों। चारुमती का विवाह, ये याद रखिएगा। चारुमती का विवाह जो है पहले औरंगजेब के साथ में तय हुआ था, किंतु चारुमती आग्रह करती है और राज सिंह जो है वो चारुमती से विवाह कर लेता है दोस्तों। तो इन दोनों कारणों से ही राज सिंह को औरंगजेब से युद्ध लड़ना पड़ा। युद्ध होता है तो युद्ध में जो है सलुम्बर सामंत रतन सिंह चुड़ावत द्वारा अपनी पत्नी हाड़ी रानी सहल कंवर से निशानी मांगी जाती है। ये हम पढ़ भी चुके हैं दोस्तों। हमने जब प्रमुख व्यक्तित्व देखे थे तब हमने इसके विषय में बात की थी। सहल कंवर द्वारा अपना शीश काट करके भेज दिया जाता है। 1622 से 76 में राजमंद झील का निर्माण इनके द्वारा
करवाया गया था। राजनगर या फिर जिसे हम राजसमंद कहते हैं उसे बसाया गया था दोस्तों। नाथ द्वारा में 7 ध्वजा स्वामी मंदिर का निर्माण किया गया। श्रीनाथ जी की मूर्ति वृंदावन सिंह के द्वारा लाई गई थी। राज सिंह ने औरंगजेब को पत्र लिखा और जजिया कर और गोवध का विरोध किया था दोस्तों। फिर आते हैं महाराणा जयसिंह 1681 से 1700। इन्होंने झामरी, रूपारेल, बगार नदियों के पानी को रोका और जयसमंद झील का निर्माण करवाया। जयसिंह किस लिए जाने जाते हैं? जयसमंद झील के लिए। मारवाड़ नरेश अजीत सिंह राठौड़ का साथ देते हुए औरंगजेब से संघर्ष इनके द्वारा किया गया था। 1681 में औरंगजेब से संधि की। जयसिंह ने औरंगजेब को जजिया करके बदले पुर, मांडल और बदनौर परगने सौंपे थे। महाराणा अमर सिंह द्वितीय का नाम आता है। इनके समय जो हुआ था वो था देवारी समझौता। 1707 में आमेर के निर्वासित नरेश सवाई जयसिंह द्वितीय के साथ अपनी पुत्री चंद्र कुमारी का विवाह किया गया। इसमें तय हुआ था कि उत्पन्न पुत्र जो है वो आमेर का उत्तराधिकारी होगा और उत्पन्न पुत्री का विवाह मुगलों से नहीं किया जाएगा दोस्तों। तो ये देवारी समझौता है, 1707 में हुआ था, ये याद रखना है। इसमें मेवाड़ में सामंत व जागीरी जो व्यवस्था थी उसको पुनर्व्यवस्थित किया। राणा द्वारा जनता से सैन्य खर्च के लिए बलपूर्वक धन वसूलने के कारण 2000 भाटों ने आत्महत्या कर ली थी दोस्तों। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय आते हैं। इसने राजेश्वर शिवालय और सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया। महाराणा जगत सिंह द्वितीय की बात करें, इन्होंने देखिए उदयपुर में मराठों इनके समय में जो है उदयपुर में मराठों का पहला प्रवेश होता है। हुरडा सम्मेलन ये मराठों के विरोध ही था। 17 जुलाई 1734 में भीलवाड़ा। इसके अध्यक्ष थे महाराणा जगत सिंह द्वितीय। सूत्रधार थे आमेर नरेश सवाई जयसिंह द्वितीय। और ये जो था वो मराठा लूट और आक्रमण के विरुद्ध था। पहला और अंतिम संगठित प्रयास था जो कि पूर्णतः कैसा रहा था? असफल रहा था दोस्तों। बहुत से कारण थे इसके, जिसका चर्चा अपने अभी नहीं कर सकते हैं, समय कम है। तो अगले जो हमारे शासक हैं भीम सिंह की बात कर लेते हैं। कौन नाम? ये कर्नल जेम्स टोड द्वारा महाराणा भीम सिंह और सामंतों के मध्य करवाया गया एक समझौता था। कौन नाम? इनके समय में ही टोड को उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट भी नियुक्त किया गया था दोस्तों। गिंगोली का युद्ध ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कृष्णा कुमारी विवाद के नाम से भी जानते हैं। अब कृष्णा कुमारी कौन थी? तो ये भीम सिंह की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी दोस्तों? भीम सिंह की पुत्री थी, जिसका विवाह तय हुआ था जोधपुर के ही राजा भीम सिंह के साथ में। तो भीम सिंह की पुत्री थी, भीम सिंह के साथ में ही इनका विवाह तय किया हुआ था, किंतु विवाह से पहले ही भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है। भीम सिंह का उत्तराधिकारी होता है महाराजा मान सिंह। अब ये इच्छा करता है कि कृष्ण कुमारी से विवाह जो होगा मेरा होगा, लेकिन लड़की का जो पिता था, रानी का जो पिता था भीम सिंह, वो विवाह का नारियल जयपुर नरेश सवाई जगत सिंह द्वितीय के पास में भेज देता है। इससे दोनों में विवाद उत्पन्न हो जाता है कृष्णा कुमारी को लेकर के। और इसमें फिर एंट्री होती है 13 मार्च 1857 को गिंगोली युद्ध की। गिंगोली युद्ध होता है। सवाई जगत सिंह द्वितीय जो है महाराजा मान सिंह अमीर सवाई जगत सिंह द्वितीय जो है वो महाराजा मान सिंह अमीर खां पिंडारी के सहयोग से परास्त कर दिया जाता है। अमीर खां पिंडारी के दबाव के कारण ही कृष्णा कुमारी को जो है विष पीना पड़ता है और इसी के साथ जो है इस स्टोरी का एंड हो जाता है। ये आपको याद रखना है विशेषतः। महाराणा भीम सिंह ने 22 जनवरी 1818 को अंग्रेजों के साथ में संधि कर ली। इसी के बाद में अंग्रेजों का शासन जो है वो शुरू हो जाता है। स्वरूप सिंह की बात करें, इसने स्वरूप शाही सिक्के चलवाए थे। मेवाड़ राज्य में डाकन प्रथा, सती प्रथा, समाधि प्रथा पर रोक लगवाई इसी के समय में लगी थी दोस्तों। इसकी मृत्यु पर पासवान एंजाबाई जो है वो सती हुई थी। ये एक प्रकार से मेवाड़ महाराणाओं के साथ में सती होने की एक अंतिम घटना है जिसे अपने मानते हैं। सज्जन सिंह आया, इसने सज्जनगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया जिसे उदयपुर का मुकुटमणि कहा जाता है। कविराज की उपाधि भी दी थी। फतेह सिंह की बात करें, बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत इसके समय में होती है। फतेह सिंह 1930 में जो है दिल्ली दरबार में शामिल होने पहुंचे थे, परंतु केसरी सिंह बारठ उन्हें चेतावनी राजचुंगटिया पढ़कर सुनाते हैं और ये बिना दरबार में शामिल हुए ही लौट आते हैं। मेवाड़ रियासत के अंतिम शासक महाराणा भूपाल सिंह थे। फिर हम देखिए वागड़ यानी डूंगरपुर के गोहिलों की भी बात कर लेते हैं। इन शॉर्ट शायद यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछ ले। सामंत सिंह जो थे 1178 से 1192 का समय है, वागड़ के गोहिल वंश के संस्थापक माने जाते हैं। इन्होंने राजधानी बनाया था बड़ौदा को अपनी। तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की ओर से लड़ते हुए ये मारे गए थे। फिर आते हैं डूंगर सिंह। डूंगरपुर नगर इनके द्वारा बसाया गया और अपनी राजधानी बनाई गई थी दोस्तों। उदय सिंह की बात करें 1497 1527 का समय है। तो महारावल उदय सिंह ने अपने जीवन काल में ही अपना राज्य 2 भागों में बांट दिया था। पश्चिमी भाग को डूंगरपुर
और पूरे भाग को बांसवाड़ा कहा गया था दोस्तों। दोनों को अलग अलग करके बांट दिया गया था। उदय सिंह खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से लड़े थे दोस्तों और मारे गए थे। आस्करण की बात करें तो पृथ्वीराज के उत्तराधिकारी आस्करण ने मारवाड़ के चंद्रसेन को शरण दी थी। ये इनके लिए इंपॉर्टेंट है। इसने अकबर की अधीनता स्वीकार की लेकिन मुगल दरबार में कभी नहीं गया दोस्तों। जसवंत सिंह द्वितीय की बात करें तो इन्होंने 1818 के अंदर जो है अंग्रेजों से संधि कर ली। तो दोस्तों इस प्रकार से आज हमने बात की मेवाड़ के गुहिल वंश के विषय में। सभी जरूरी फैक्ट हमने देख लिए हैं दोस्तों। समय अनुसार हमने सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है उनका डिस्कस कर लिया है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ, कुछ और नई बातों के साथ। तब तक बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।